सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, भारतीय संविधान का जो मैराथन है आज हम कराने जा रहे हैं। ये टॉप 100 भारतीय संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन होंगे और इनमें टॉप 100 क्वेश्चन में सबसे बड़ी खासियत है कि पूरे संविधान को कवर किया गया है और साथ ही आपको पूरा संविधान का नॉलेज हो जाएगा। तो इसीलिए भारतीय संविधान का ये मैराथन है। अगर ये मैराथन आप कर लेते हैं तो 100% है कि आपको संविधान का कोई भी प्रश्न आएगा तो छूटेगा नहीं। तो चलिए हम बिना देर किए हुए चलते हैं मैराथन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कहा गया है कि वो जीवन ही क्या जिसमें संघर्ष ना हो और वो पढ़ाई ही क्या जिसमें पॉलिटिक्स ना हो। अर्थात पॉलिटिक्स के बिना आपका पढ़ाई अधूरा है, ये बड़े बड़े विद्वानों का मानना है। तो चलिए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब इसका आंसर करने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे बोला है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर गवर्नर जनरल कहलाने लगे। अर्थात शुरू में आपको बंगाल का गवर्नर आया था, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये हेस्टिंगस है, हेस्टिंगस का फिगर है और ये पहले बंगाल के गवर्नर के रूप में आए थे। ठीक है, और गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गए। तो ये कौन सा एक्ट है ये आपको बताना है। आपका कौन सा एक्ट है जो जिसके तहत ये बंगाल के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए। तो शायद आप आंसर कर दिए होंगे। सबसे पहले आपको संवैधानिक विकास में आपको पढ़ना पड़ता है रेगुलेटिंग एक्ट, और यही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और सामने फिगर देख रहा है। चलिए कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सामने यहाँ देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये ये है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का चार्टर्ड एक्ट, 1857 का 1857 का भारतीय परिषद अधिनियम और 1947 का भारत शासन अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम है। तो जैसा कि आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हेस्टिंगस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गए, अभी हम बताए हैं। उसी तरीके से ये बंगाल के गवर्नर अब भारत के गवर्नर जनरल 1833 हमको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये जो दिख रहे हैं ये आपका है विलियम बेंटिक का फिगर है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। मतलब गवर्नर जनरल तो पहले से थे ही, लेकिन वो बंगाल के हुआ करते थे, अब बन गए हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो आशा करते हैं आपसे ये पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत किया गया। एक्ट सामने नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद जस्ट फिर फेरबदल हुआ। अब जो है 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल को हटा दिया गया, सीधा क्राउन के हाथों में सत्ता चला गया। और जब क्राउन के हाथों में सत्ता गया तो अब गवर्नर जनरल ना रहा। अब इसके बाद गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तित करके वायसराय कर दिया गया और वो वायसराय का नाम था केनिंग, और ये केनिंग का फिगर है। लॉर्ड केनिंग प्रथम वायसराय बन गए। तो इस तरह से आपको ये हम इमेज बना करके इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको ये 100% मतलब याद हो जाए, इसलिए हम ऐसा किए हैं। आगे देखिए, फिर से फेरबदल हुआ और फिर से 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के तहत वायसराय शब्द को हटा दिया गया और फिर से गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत जब हमारा बन गया तो उस समय प्रथम स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने, और ये लॉर्ड माउंटबेटन का फिगर है। तो इस तरह से आप के प्रश्न में ये कंफ्यूजन करने वाले प्रश्न थे, इसीलिए मैंने इमेज बना करके इसको डाउट को क्लियर किया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए और प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ था, अभी हम बताए हैं। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर, तो गवर्नर को नहीं बनाया गया था बल्कि गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर बनाया था। ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आशा करते हैं आप इसका जवाब पहले ही दे दिए होंगे, क्योंकि ये देख लीजिए
ये प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। प्रश्न नंबर 3 की चलते हैं। 3 देखिए, 3 में बोला है चार्टर एक्ट 1833 के तहत नहीं हुए थे। अब क्या प्रावधान चार्टर एक्ट के तहत नहीं हुए थे? पहला दिया है कि पहली बार विधि आयोग का गठन हुआ था। दूसरा दिया है कि व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। प्रथम विधि आयोग अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। तो आशा करते हैं आप इसका जवाब ढूंढ लिए होंगे। अगर नहीं ढूंढ पाए हैं तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी वाले प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट के तहत किए गए थे। यदि आपने पूरे संवैधानिक विकास नहीं पढ़ा है तो हमारे लेक्चर वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि सारा हम एक एक करके बताए हुए हैं। तो 1813 है, उसमें ईसाई मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दे दी गई और जो एकाधिकार को पूर्ण रूप से तो समाप्त नहीं किया गया था, लेकिन 13 में ही समाप्त किया गया था एकाधिकार को, और पूर्ण रूप से की बात करता है तो 1833 होता है। तो इस तरह से सारे प्रावधान हुए हैं। ये एक प्रावधान नहीं हुए हैं जो कि सी, तो यहाँ पे बोला है नहीं हुआ है, तो सी आंसर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न से बढ़ने से पहले मैं कुछ प्रावधान लिखा हूं, इस प्रावधान को पढ़ लीजिए। 1813 का जो प्रावधान है, 1813 का 1 लाख रुपए अनुदान शिक्षा के लिए दिया गया चार्टर एक्ट के तहत। ईसाई मशीनरियों को अनुमति दी गई भारत में प्रचार प्रसार करने को। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। ये 1813 का है। 1833 का व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। आयोग बनाए गए, मैकाले विधि आयोग बनाए गए, इस बातों को ध्यान रखेंगे, और मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग बना है। भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बनाया गया। प्रथम बार भारत के गवर्नर जनरल यहीं से कहलाने लग गए। तो आशा करते हैं इन प्रावधानों को आपको याद करने में ये जो है एक्सप्लेन काफी कारगर होगा, क्योंकि बार बार हमने ये बताया है अभी। चलिए आज 4 नंबर प्रश्न को देखिए। 4 नंबर प्रश्न, संवैधानिक विकास के अनुसार कौन सा मिलान गलत है? संवैधानिक विकास यदि आप जानते हैं तो मिलान को गलत ढूंढिए कि कौन सा मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है। पहली है, खुली प्रतियोगिता की शुरुआत 1813 के चार्टर एक्ट के तहत हुए, 53 के। क्राउन के हाथों में सत्ता 1853 में चला गया। वायसराय को अध्यादेश की जारी करने की अनुमति 1861 दे दिया, और बजट पर बहस करने की शक्ति 1892 दिया। कौन सही है? इस मिलान कौन गलत है ये ढूंढना है, यानी सभी सही होंगे, एक गलत होगा। तो इसमें जो वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 में दिया गया, ये सही है। क्राउन के हाथों में सत्ता 1853 में नहीं, ये 1857 के, आपको अभी बताए हैं कि वायसराय जब बनाया गया, प्रथम वायसराय कैनिंग को बनाया गया, तो उस समय क्राउन के हाथों में सत्ता सौंपी गई। तो 1857 के एक्ट था वो, ना कि 1853 का। तो यहाँ गलती जो है आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी गलत है, इसलिए आपका आंसर भी यही होगा। बाद बाकी सब सभी के सभी प्रावधान सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ एक्सप्लेन देख ले रहा हूं। भारत परिषद अधिनियम 1857 क्राउन के हाथों में सत्ता को अधिकरण कर दिया। मतलब 1857 का जो भारत परिषद अधिनियम आया, उसके तहत क्राउन के हाथों में सत्ता चला गया। प्रथम भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। बात कर ले भारत परिषद अधिनियम 1861 का, तो परिषद का आकार बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। भारत परिषद अधिनियम 1961 की बात करें, सॉरी 1961 नहीं होगा, ये पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, 1892 होगा, 1892। तो 1892 की बात करें तो बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करने का अनुमति दे दी गई। इस तरह से आपको ध्यान रखना है इन सभी प्रावधानों को। ये संवैधानिक विकास से चल रहा है, मैं पूरे संविधान को खत्म करूंगा प्रश्नों के जरिए, इसलिए ध्यान रखेंगे
कि ये आपके एग्जाम के लिए काफी बेटर और आपकी तैयारी के लिए भी काफी बेटर साबित होने वाला है। तो चलिए, यदि आप इस प्रश्नों को हल करके देखिए। ये प्रश्न कहा है कि संवैधानिक विकास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। फिर से गलत को ढूंढना है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1919 का दिया हुआ है, तो ये 1909 का दिया हुआ है, तो ये सही है, 1909 में ही आए हैं। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार 1919 को कहा जाता है, तो सही है, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार जो है ना 1919 में ही आया है। द्वैध शासन की समाप्ति, तो द्वैध शासन की समाप्ति नहीं हुआ था, बल्कि द्वैध शासन लाया गया था, इसीलिए ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत जो है ना हुई थी, जैसा कि मैं अभी बता दिया हूं। तो इस तरह से आपका राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909, जैसा कि एक्सप्लेन जान लीजिए। इसको मरले मिंटो सुधार कहा गया। हिंदू मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था कर दिया इसने। पहली बार परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया, मतलब 1909 के तहत ही पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया परिषद में। वो परिषद में भारत में शामिल होने वाले प्रथम व्यक्ति एसपी सिन्हा थे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। भारत परिषद अधिनियम 1919 की बात करें तो प्रांतों में द्वैध शासन लाए गए। 10% लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार इसी अधिनियम के जरिए दिया गया। प्रथम बार लोक सेवा आयोग की भी स्थापना इसी अधिनियम के जरिए होता है। तो ये सारी प्रावधानें आपको याद होनी चाहिए। आगे हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा आपका प्रश्न। बोला है 1919 के तथ्य को में कौन गलत है, मतलब 1919 के तथ्य को ध्यान में रखे। मरले मिंटो सुधार जिसको कहते हैं, आप कौन तथ्य गलत मानेंगे, देख लीजिए। लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, तो अभी बताए हैं, हुआ था, ठीक है। विधि आयोग बनाए गए, तो विधि आयोग इसके तहत नहीं बल्कि 1833 के तहत बना था, इसीलिए आपका बी जो है ना गलत है। बी वाला आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी प्रावधान नहीं हुए थे। बाद बाकी महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था, द्वैध शासन व्यवस्था लाए गए थे, तो ऑल आर करेक्ट हो जाएगा, बल्कि एक छोड़ करके बी को, एक्सेप्ट बी, इसलिए बी आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत के संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शासन किसके तहत चलाया गया। जब भारत के संविधान जब तक लागू नहीं थे, तब तक किसके तहत चलाए गए थे, तो वो चलाए गए थे भारत शासन अधिनियम 1935। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा संविधान सबसे ज्यादा अगर प्रभावित है तो भारत शासन अधिनियम 1935 के शासन से प्रभावित है। इसीलिए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, मतलब जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ तब तक इसी के तहत हमारे संविधान को चलाए गए थे। तो इस बातों को ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखने की बात है। थोड़ा व्याख्या जान लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, प्रांतों में द्वैध शासन। भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और संघ में द्वैध शासन लाए गए। इस बातों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन बनी रहती है कि 1919 में भी आया है और 1935 में भी आया है द्वैध शासन, बशर्ते यहाँ प्रांत से हटा करके संघ में लाया गया है, ठीक है। और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत देश को आजादी मिली। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 महिलाओं को वोट देने का अधिकार देता है, जैसा कि पहले भी हम बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्नों का जवाब दीजिए। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946, अगस्त 1942, 1928 होगा, यहाँ पे एक मिस्टेक से लिखा गया है, और 1945। बताइए। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, इस बातों को ध्यान रखेंगे, और कैबिनेट मिशन के तहत ही हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है, ये ध्यान रखेंगे, इसीलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले आप व्याख्या जान लीजिए। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, आपसे पूछा जाता है। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया था। वही कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था। तो इन सभी में कंफ्यूजन बने रहते हैं, इसीलिए मैंने एक साथ इसको लिख दिया है।
3 फरवरी 1928 याद कर लीजिए, 22 मार्च 1942 याद कर लीजिए और 24 मार्च 1946 याद कर लीजिए। डेट के साथ याद रहना जरूरी है, क्योंकि अगर डेट के साथ आप याद रखेंगे तो 100% है कि आप कभी भी मार नहीं खाएंगे एग्जाम में। आगे देखिए, अगला अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में ध्यान दीजिए क्या कहा है। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितने सीट सीट निश्चित किए गए थे, मतलब कितना सीट, आप जवाब दीजिए। जवाब दे सकते हैं क्या? 389 सीट मतलब सुनिश्चित किए गए थे, 389, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा 389। चलिए इस अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न से पहले ये नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक से है। यहां बोला है कि 389 कुल सीट थे, जिसमें से 92 सीट ब्रिटिश प्रांत से थे, 4 कमिश्नरी से थे, 93 सीट रियासत से थे। ठीक है, रियासत से 93 सीट। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ये डाटा आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये, और बात करें हम, चुनाव जब हुआ तो 208 पर कांग्रेस जीत दर्ज करी थी, और 72 पर मुस्लिम लीग जीत दर्ज किया था, और 15 अन्य जीत दर्ज किए थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न नंबर आपका 10 है। संविधान सभा के विषय में क्या सत्य नहीं थे? संविधान सभा अब आ गया है, तो संविधान सभा कैबिनेट मिशन के तहत बनाया गया था। कैबिनेट मिशन के में 3 सदस्य कमेटी थी। संविधान सभा में SC 26 और ST 33 की संख्या थी। यह सभी गलत है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बोला है सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं होने का मतलब ये तो सत्य है, कैबिनेट मिशन के तहत बनाया गया था संविधान सभा। तो ये तो क्लियर है कि डी वाला भी नहीं होगा, क्योंकि डी वाला सभी गलत बता रहा है, तो ऐसा है नहीं, एगो सही हो गया। तो अब कैबिनेट मिशन के 3 सदस्यीय कमेटी कैबिनेट मिशन थी, ये सही है, इसीलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, SC के संख्या 26 नहीं थे, बल्कि आपको ध्यान रखना है कि 47 और 33 था, 47 और 33 था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। 47 33 थे, इस बातों को ध्यान रखना है। इसीलिए अगले हम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, संविधान सभा में उद्देशिका को कब पारित किया गया? उद्देशिका का मतलब होता है प्रस्तावना को कब पारित कर दिया गया? तो 13 दिसंबर 1946 लिखा है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 11 दिसंबर 1946। सी है आपका 22 जनवरी 1947 और 9 दिसंबर 1946। तो ये सारे डेट आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, मैं इसका व्याख्या करूंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में प्रस्तावना को पारित कर दिया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे, उद्देश्य का उसी को कहते हैं। व्याख्या की ओर बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे व्याख्या में, कैबिनेट मिशन जब आया था तो यही कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय कमेटी था। ये 3 व्यक्ति जो है, यही 3 व्यक्ति कैबिनेट मिशन के तहत आया था। इसमें आपको नाम यहाँ पे दिया गया है। कैबिनेट मिशन के तहत क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स था, एबी अलेक्जेंडर था और पैंथिक लॉरेंस था। ठीक है, तो ये तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से आए थे, ये तीनों का जो नाम है। और सर एक चौथा कौन है, तो ये डुप्ले है। ठीक है, वायसराय डुप्ले है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बेबेल, लॉर्ड बेबेल है शायद, या डुप्ले है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। इसीलिए 3 ही सदस्य आए थे। और देखिए इसी के तहत जो है ना हमारा संविधान सभा का निर्माण भी हुआ है। संविधान सभा में SC के लिए 47 और ST के लिए 33 सीट आरक्षित किए गए थे, जैसा कि हम बता दिए हैं इससे पहले कि SC के लिए 47 सीट थे और ST के लिए 33 सीट है। लेकिन अभी के रेशियो याद रखिएगा कि अभी जो है ना 84 है SC के लिए, इस बातों को ध्यान रखना है। टोटल 147 सीट रिजर्व है। अभी देख लीजिए, अब अगला प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न से पहले आप देख लीजिए, थोड़ा सा और भी एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि क्वेश्चन 2 को हम बता दिए थे। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। पहला बैठक संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 में हुआ, जिसमें अस्थायी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा आ गए। 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ, राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। 13 दिसंबर 1946 को हुआ तो जेल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किए, और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। तो ये सारे घटनाएं आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए सेलेक्ट किया गया है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। यहां देखिए अगला है, ठाकुर भार्गव दास ने किसे संविधान का कुंजी कहा है?
ठाकुर भार्गव दास ने किसे संविधान का कुंजी कहा है? बताइए, भाग 3 को, अनुच्छेद 32 को, प्रस्तावना को, या नीति निर्देशक तत्व को? तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रस्तावना को कहे हैं, प्रस्तावना को कहे हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। व्याख्या जान लेते हैं। व्याख्या देख लीजिए। लेखक और प्रस्तावना को कहा गया बात। के मुंशी के द्वारा राजनीतिक कुंडली कहा गया। के मुंशी प्रस्तावना के बारे में कहे हैं कि वो राजनीतिक कुंडली है, ठीक है। अर्नेस्ट वर्कर ने संविधान सभा की कुंजी कहे हैं, और ठाकुर भार्गव दास भार्गव संविधान सभा की आत्मा या कुंजी दोनों कहे हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और केएम पनिक्कर जो कहे हैं पहचान पत्र, ये राजनीतिक पहचान पत्र है, ठीक है। पनिक्कर जो है ना पहचान पत्र बताए हैं। ठाकुर भार्गव दास आत्मा या कुंजी बताए हैं। अर्नेस्ट वार्कर पालकी वाला है, सॉरी पनिक्कर नहीं, पालकी वाला है। और ध्यान रखेंगे। और उसके बाद है अर्नेस्ट वार्कर जो है ना संविधान सभा की कुंजी कहे हैं, और के मुंशी राजनीतिक कुंडली कहे हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए सभी को एक जगह इकट्ठा बताया गया है आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। के मुंशी क्या कहे हैं? बताइए, जवाब दीजिए, अभी बताए हैं। प्रस्तावना क्या है? भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली, भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली। याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। आगे देखिए, अगला है, अगला प्रश्न आपसे बोला है कि प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1946, 18 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 या 24 जनवरी 1947? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति के गठन जो हुए थे 29 अगस्त 1947, क्योंकि जब उद्देशिका प्रस्ताव पारित हो गया तब जाकर के प्रारूप समिति बनाए गए, और प्रारूप समिति के जो हेड बनाए गए थे भीमराव अंबेडकर को बनाए गए थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ, इस बात को समझ जाइए। 4 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था। मतलब ब्रिटिश संसद में कहा गया कि हम भारत को स्वतंत्र करेंगे, इसके लिए मतलब पेश हुआ, ये चीज अधिनियम को पेश किया गया। और 18 जुलाई 1947 को ये पेश किया हुआ चीज पारित हो गया, और जब पारित हुआ तभी जाकर के हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये 18 जुलाई 1947 को वो अधिनियम पारित कर दिया गया, और 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्तावना पेश हुआ है। तो ये सारे डेट अलग अलग चीजें हैं। प्रस्तावना पारित हुआ है, पेश नहीं, पेश तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी पेश किए थे। ये 9 जनवरी को 9 जनवरी नहीं है, 9 दिसंबर में पहला बैठक, 11 दिसंबर में दूसरा बैठक, 13 दिसंबर में तीसरा बैठक के दिन नेहरू जी प्रस्तावना को पेश किए, और पेश करने का 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो गया था। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सारे डेट आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा द्वारा वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950? तो इसका राइट आंसर आप ढूंढ लिए होंगे। 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को संविधान सभा में वंदे मातरम को जो है ना अपना लिया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और जनगण मन अधिनायक राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया है उसी दिन। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य कथन नहीं है ये बोला है। भारत संविधान अंशतः लचीला है, भारत का संविधान अंशतः लचीला है, भारत का संविधान एकात्मक और संघात्मक है, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है। तो याद कर लीजिए कि भारत का संविधान की विशेषता से पूछा गया है। भारत का संविधान अंशतः लचीला और अंशतः कठोर भी है, अंशतः लचीला थोड़ा कठोर भी है, इसीलिए इसका यही गलत होगा, बाद बाकी सभी सही है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, सभी सही है, एक थोड़ा सा गलती दिख रहा है। ये भारत के संविधान की विशेषता से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपसे बोला है, देखिए अगला प्रश्न पढ़िए और जवाब देने का प्रयास कीजिए कि अगला प्रश्न में बोला है कि भारतीय संविधान के विषय में क्या गलत है। भारतीय संविधान के विषय में गलत बताना है। भारत के मूल संविधान में 8 भाषाओं का वर्णन था। भारत के मूल संविधान में 8 भाषा वर्णन थे, तो हाँ थे, क्योंकि अभी भारत के मूल संविधान में 8 भाषा नहीं बल्कि 14 भाषा थे। 14 गो भाषा था। कितना था? 14 भाषा थे, 8 भाषा नहीं थे। मतलब 8वीं अनुसूची में है, इसीलिए 8 भाषा नहीं थे बल्कि 14 भाषा थे। इस बात को ध्यान रखें। भारत के संविधान में मूल अनुसूची
मूल अनुसूची 8 थी। तो हाँ, मूल अनुसूची उस समय 8 ही थी। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, 4 को बाद में ऐड हुआ है, तो ये सही है। यहाँ पे गलत ढूंढना था, पहला वाला था। अच्छा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अब बोला है, आगे बोला है कि राज्य के नाम का राज्य का नाम का सूची अनुसूची 1 में मिलता है। तो हाँ, तो राज्य और भारत का जो सूची है वो आपको अनुसूची 1 में ही मिलेंगे। तो इसका गलती जो है ए गलत है, ठीक है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आप देख लीजिए, राजभाषा के लिए क्या सत्य है? राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ है। अनुच्छेद 1943 के अनुसार हिंदी 343 के अनुसार हिंदी को का लिपि देवनागरी होगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सभी सही है। बताइए, राजभाषा आयोग का गठन, उसके बाद है, तो इसमें सभी के सभी सही है, इसमें सभी के सभी सही है। बोला क्या सत्य है? तो सभी सत्य है। इस बातों को ध्यान रखिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, भारत राज्य का संघ है, किस अनुच्छेद में लिखा है? भारत राज्य का संघ है, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा है? तो भारत राज्य का संघ है, अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न देखिए, बोला है किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य बनाया गया? इस बातों को ध्यान रखें, गोवा को राज्य बनाया गया। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, गोवा को राज्य बनाया गया। बताइए, 56वां संशोधन, 36वां संशोधन, 13वां संशोधन या 69वां संशोधन? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 56वें संशोधन के तहत जो है ना गोवा को राज्य बना दिया गया। थोड़ा एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में से देखिए, 13वां संविधान संशोधन नागालैंड बनाया गया और उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 371 ए के तहत नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। इस बात को ध्यान रखेंगे। 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा बनाया गया, इस बातों को ध्यान रखिए। और 69वां संविधान संशोधन को दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, मतलब दिल्ली को भी विशेष राज्य का दर्जा। 69वां संविधान संशोधन, तो सभी संशोधन आपको ध्यान रखना है। और 36वां संविधान संशोधन के तहत आपको सिक्किम बनाया गया है 1975 में। तो ये सारे संविधान संशोधन किसी न किसी राज्य से रिलेटेड है और आपके एग्जाम में आते रहते हैं, इसीलिए ये सारे प्रश्न लिए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिए, अगला है, बोला है कि किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से संवर्ती सूची में ला दिया गया? बताइए, 42वां, 44वां, 93वां, 91वां, कौन सा होगा? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत याद रखिए, शिक्षा को संवर्ती सूची में लाया गया। पहले संघ सूची में थे, संघ सूची से राज्य सूची में थे, और राज्य सूची से क्या कर लिया गया? संवर्ती सूची में ला दिया गया। शिक्षा संवर्ती सूची का विषय 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत बनाया गया। चलिए आगे एक्सप्लेन देख लीजिए। एक्सप्लेन में आपको सभी जानना है। 42वां संविधान संशोधन में क्या हो गया? लोकसभा के कार्यकाल बढ़ाए गए, प्रस्तावना को संशोधित किया गया, ठीक है, और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था प्रस्तावना को संशोधित, और मात्र एक ही बार है प्रस्तावना में संशोधन, वही 44वां। शिक्षा को संवर्ती सूची में लाए गए। 44वें संशोधन को जान लीजिए, लोकसभा के कार्यकाल को पुनः से 5 वर्ष बना दिया गया। राष्ट्रपति की सलाह को बाध्यता को हटा दी गई, अर्थात राष्ट्रपति को एक बार सलाह देने के बाद अगर वो रोक देते हैं तो दोबारा उनको देना पड़ेगा, ये चीज बोला गया। और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। वही बात कर ले 91वां संविधान संशोधन को के तहत जो है ना मंत्रियों का जो है ना मंत्री परिषद का आकार बनाया गया, कि मंत्री परिषद का आकार कितना बड़ा होगा? 15% से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, कुल सीटों के 15% से ज्यादा मंत्री परिषद का आकार नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला। और 93वां संविधान संशोधन जो है अनुसूचित जाति के शिक्षा से संबंधित है, तो ये मतलब अनुच्छेद 15 में संशोधित किया गया था। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। इतना आपको आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, और यहाँ पे ज्यादा चीजों को नहीं लिया गया है, क्योंकि सिर्फ एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को लिया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? रेल है, डाक है, बैंकिंग है, पुलिस है? बताइए बताइए। तो संघ सूची के विषय में आपको रेल आता है, डाक आता है, बैंकिंग आता है। पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बिहार राज्य का भी पुलिस होता है और उत्तर प्रदेश राज्य का भी पुलिस होता है, तो इससे आप कह सकते हैं कि ये राज्य सूची का विषय है।
इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोला है कि संविधान की समवर्ती सॉरी, ये प्रश्न से पहले व्याख्या है कुछ। संविधान की समवर्ती अनुसूची अनुसूची के अनुसार तीन तीन सूचियां हैं, तीन सूचियां बनाई गई है, जिसमें से आपको ध्यान रखना है संघ सूची में 97 पहले था, 100 अभी बन गया है। राज्य सूची में 66 पहले था, 61 हो गया है। वही समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब 52 हो गए हैं। अर्थात हमारे 7वीं अनुसूची में तीन सूची बनाई गई है, जिसमें से आपको संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। संघ सूची में 97 से 100 बन गया है, मतलब शुरू में मूल रूप से 97 थे, अब 100 है। मूल रूप से 66 थे, अब 61 है। मूल रूप से 47 थे, अब 52 है। 42वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा, जंगल, वन्य जीव, नापतौल और सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी न्यायालय को किस सूची में, समवर्ती सूची में ला दिया गया। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि समवर्ती सूची में ये सारे चीज शामिल है। जब आपसे पूछेगा यहाँ किस सूची में है, तो आप जवाब देंगे। चलिए आगे, यहाँ अगले प्रश्न की ओर आ गया है। भारत के संविधान में नागरिक के विषय में क्या गलत है? नागरिकता से आ गया है। भारत के संविधान एकल नागरिकता स्वीकार करता है। जी हाँ, एकल नागरिकता भारत की संविधान स्वीकार करता है, लेकिन हमको ढूंढना क्या है? गलत। ठीक है, बोला है एकल नागरिकता का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है, तो जी नहीं, अमेरिका में खुद दोहरी नागरिकता है, इसीलिए हम अमेरिका से क्यों लेंगे? हम एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिए हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे, इसीलिए यही गलत है। आगे बोला है कि नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है। जी हाँ, और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। हाँ, ये सही है। और नागरिकता का विषय संघ सूची का विषय है, तो हाँ, संघ सूची का विषय है, क्योंकि नागरिकता देना और लेना ये संघ का कार्य है, न कि राज्य का। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और उससे पहले व्याख्या है, जान लीजिए कि भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। 5 बोलता है कि नागरिकता कैसे मिलेगी। ठीक है, 6 बोलता है कि पाकिस्तान वाले को नागरिकता कैसे देंगे। 7 बोलता है कि पाकिस्तान में फिर से अगर कोई आ गया है, पाकिस्तान से आने वाले को नागरिकता कैसे देंगे। ठीक है, पाकिस्तान वाले को का मतलब हो गया जो पाकिस्तान में ऑलरेडी पहले से था। ठीक है, और वो आएगा तो उसको नागरिकता कैसे देंगे। अब पुनः नागरिकता जो भारत से चल गया, अब फिर से आ गया पाकिस्तान से, तो उसको नागरिकता कैसे देंगे, वो 7 बोलता है। 8 बोलता है कि कोई विदेश चला गया है, तो उसको विदेश से आया है, उसको नागरिकता कैसे देंगे। 9 बोलता है कि दूसरे दूसरे देशों में अगर कोई चला गया हमारे नागरिक, तो हम उसको कैसे नागरिकता समाप्त कर देंगे। ठीक है, और 10 बोलता है कि नागरिकों की सुरक्षा हम कैसे करेंगे। ठीक है, और 11 बोलता है कि नागरिकों का कानून कौन बनाएगा। ठीक है, सांसद। तो इतना सारा आपको भाग 2 को याद रखना है। पूरा भाग 2 मैं एक ही पेज पर कवर कर दिया हूं। आशा करते हैं इसको आप समझ गए होंगे, याद रखेंगे। इस तरह से याद रहेगा तो आप गलती नहीं करेंगे। चलिए अगले है, भारत की नागरिकता किस प्रकार नहीं प्राप्त की जा सकती। भारत की नागरिकता किस प्रकार नहीं प्राप्त की जा सकती। बोला है जन्म और वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, भूमि अर्जन के आधार पर, लोकतंत्र के आधार पर। तो लोकतंत्र का कोई आधार नहीं है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। जन्म के आधार पर हम कर सकते हैं, वंश के आधार पर कर सकते हैं, पंजीकरण के आधार पर कर सकते हैं, और भूमि अर्जन के आधार पर भी कर सकते हैं। यदि आप किसी देश, हमारे देश में कोई भूमि खरीद लिया है, तो इसका मतलब है कि वो नागरिकता हमसे प्राप्त कर सकता है। इस तरह से ध्यान रखें कि इन सभी चीजों पर नागरिकता आपको मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न बोला है नागरिकता के विषय में क्या गलत है। गलत को ढूंढना है। नागरिकता संशोधन बिल 1955 में पारित हुआ। ठीक है, नागरिकता संशोधन अभी तक कुल 6 बार संशोधित हो चुका है, मतलब कुल संशोधन 6 बार किए जा चुके हैं। उसके बाद बोला है देशीकरण के आधार पर नागरिकता तभी मिलेगी जब आप 7 वर्ष तक देश में निवास कर लिए हो। ठीक है, और अंतिम बार नागरिकता में संशोधन 2019 में किया गया है। तो यहाँ पे बोला गलत कौन है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पे गलत यही है, क्योंकि संशोधन बिल जो है ना, संशोधन बिल नहीं 1955 में पारित हुआ था, बल्कि नागरिकता अधिनियम बनाया गया था। नागरिकता अधिनियम कब बने थे, तो 1955। संशोधन नहीं हुआ था, वो तो पहली बार बनवे किया, तो बनेगा तो संशोधन बाद में ना होता है जी। इसीलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ये। बाद बाकी सभी यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं। आशा करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन कौन अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित नहीं है।
कौन अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित नहीं है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और राजनीतिक अधिकार संविधान के भाग 3 में नहीं मिलता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं कि भारत के संविधान में कुल भाग 3 में 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, समता के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, ठीक है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, उपचारों का अधिकार। हालांकि मूल संविधान में अगर आपसे पूछता है तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक अधिकार, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जो कि हम अभी बोले हैं 44वें संविधान संशोधन के जरिए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद कहां से कहां तक है, ये सारे चीज दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता का अधिकार है? अस्पृश्यता उन्मूलन, ठीक है, मानव व्यापार, निजता का अधिकार और धर्म से प्रेम। कौन सा है आपको स्वतंत्रता का अधिकार? बताइए, स्वतंत्रता का अधिकार कौन है? तो आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना, स्वतंत्रता का अधिकार निजता का अधिकार है। ठीक है, ये आपका अस्पृश्यता उन्मूलन समता के अधिकार में आते हैं। ठीक है, समता का अधिकार में अस्पृश्यता उन्मूलन आता है, मानव व्यापार शोषण के विरुद्ध अधिकार में आते हैं, और धर्म के प्रेम धार्मिक अधिकार में आते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, स्वतंत्रता का अधिकार में ये निजता का अधिकार है, मतलब आपको कोई भी चीज को प्राइवेसी करने के आपके पास पावर है। ठीक है, अपना मन होगा तो हम किसी को बता सकते हैं, अन्यथा हम अपना चीज अपने प्राइवेसी में रखेंगे। ये ध्यान रखेंगे, ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? गलत को ढूंढना है। उपाधि का अंत अनुच्छेद 18 में है, मानव व्यापार का अनुच्छेद 23 में बताया गया है, और शोषण का अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 है। धार्मिक कर का अधिकार, धार्मिक कर के अधिकार पर छूट जो है अनुच्छेद 25 है। तो अनुच्छेद 25 आपको ध्यान रखना है, कर छूट नहीं बताता है। अगाध रूप से प्रेम करने, अपने धर्म से अगाध रूप से प्रेम करने की बात और मानने की बात 25 में कहा गया है, न कि कर छूट का बात किया गया है। 25 में मानिए, 26 में प्रबंध कीजिए, 27 में कर छूट मिलेगा, इस तरह की बातें आपको किया गया है। तो आप धर्म के विरुद्ध धार्मिक अधिकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, आप देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का प्रावधान को नहीं दर्शाता है? शिक्षा के प्रावधान को नहीं दर्शा रहा है कौन? बोला 86वां संविधान संशोधन 2022, अनिवार्य शिक्षा को लागू किया गया 2010, शिक्षा के संवर्ती सूची में लाया गया 1976, 61वां संविधान संशोधन 1989। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। डी में आपको 61वां संविधान संशोधन ये शिक्षा से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें वोट देने का अधिकार 61वां संविधान संशोधन प्रत्येक 18 साल वाले को नागरिक मतलब वोट देने का अधिकार, राइट मिल गया। तो ये ध्यान रखेंगे, ये 61वें संविधान संशोधन 1989 में दिया गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, 1989 नहीं होगा, मेरे ख्याल से यहाँ मिसप्रिंट है, 1989 नहीं, आपको ये 1889 होगा। ठीक है, नहीं, एक मिनट 1989 में ही है, क्योंकि पहले से अधिकार 21 वर्ष वाले को थे। कितना? 21 वर्ष वाले को, और 21 वर्ष वाला से घटा करके 18 वर्ष वाला किया कब? 1989 में। मतलब 1989 से 18 वर्ष वाले वोट डाल रहे हैं, नहीं तो उससे पहले 21 वर्ष वाले वोट डालते थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे, इतना बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए शिक्षा से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न देखिए, संसद के अंग कौन नहीं है? संसद के अंग कौन नहीं है? तो आपको राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा। आप बताइए, एकदम आसान सवाल है, और जवाब दे दिए होंगे। राज्यपाल संसद के अंग नहीं है, राज्यपाल संसद के अंग नहीं है। संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए आगे देख लीजिए, आगे बोला है किस विधेयक पर संयुक्त बैठक होती है? किस विधेयक पर संयुक्त बैठक होती है? दोनों विधेयक पर, धन विधेयक पर, साधारण विधेयक पर, किसी भी विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। अब देखिए, तो आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त बैठक की जरूरत जो है ना, साधारण विधेयक या वित्त विधेयक पर होता है। साधारण विधेयक कहो या वित्त विधेयक कहो, दोनों सेम ही होता है, और इस पर संयुक्त बैठक की जरूरत होती है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। थोड़ा एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। देखिए, विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण विधेयक होता है, एक धन विधेयक होता है। बात कर ले एक अनुच्छेद 108 के, तो वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाने का
अधिकार है। अर्थात कोई विधेयक अगर पास नहीं हो रहा है लोकसभा राज्यसभा से अलग अलग, तो दोनों के लिए क्या करेगा, एक जगह राष्ट्रपति बुलाएगा बैठक, और वो बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद 108 के तहत ऐसा होता है। 109 में धन विधेयक पर विशेष रूप से बैठक बुलाने की प्रावधान है। 110 में लोकसभा में द्वारा धन विधेयक प्रमाणित करने का प्रावधान है। 111 में राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को अनुमति देने और न देने की बात कही गई है। वही 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई है कि मतलब हमारे यहाँ जो बजट पेश होता है वो बजट का कोई चर्चा नहीं है, लेकिन उसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है 112 में। और अनुच्छेद 117 की बात करें तो धन विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ऐसा 117 कहा है। तो ये सारे चीज आपको एक साथ याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न आपका है संसद सत्र में प्रश्न काल के बाद आता है। संसद सत्र में प्रश्न काल के बाद कौन काल आता है? तो याद रखेंगे, देखिए इसका आसानी से आप जवाब दे दिए होंगे। ये शून्य काल जो है ना, प्रश्न काल के बाद शून्य काल होता है। प्रश्न काल क्या होता है ये पहले समझ लीजिए। तो जब लोकसभा का बैठक स्टार्ट होता है तो उस समय जो काल स्टार्ट होता है वो प्रश्न काल, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछने का काल स्टार्ट होता है तो उसको हम प्रश्न काल कहते हैं। 1 घंटा में बीच में लंच होता है, तो उस लंच जो 12 बजे से 1 बजे तक जो काल चलेगा उसका नाम शून्य काल होता है, क्योंकि उसमें तारांकिक मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये शून्य काल प्रश्न काल के बाद होता है। अगले अगले हम थोड़ा एक्सप्लेन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सत्र 3 प्रकार के होते हैं। बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। याद रखेंगे, जो फरवरी से मई में आता है वो बजट सत्र है, जो जून से जुलाई अगस्त में आता है वो मानसून सत्र है, और जो शीतकालीन सत्र जो होता है नवंबर से दिसंबर में आते हैं। तो सत्र आसानी से समझ में आ गया होगा। अब लोकसभा की जो लोकसभा की शुरुआत का प्रश्नकाल, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। लोकसभा में जो शुरुआत बैठक जो होती है उसको हम प्रश्नकाल कहते हैं, और 12 बजे से 1 बजे तक के जो काल होंगे वो शून्य काल होंगे। तो आशा करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए कि बोला है कि निम्नलिखित में से एक स्रोत के आधार पर कौन मिलान गलत है? अब यहाँ पे गलत बताइए। कनाडा के से हमने संघीय व्यवस्था लिया है, मूल कर्तव्य हमने रूस से लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने ब्रिटेन से लिया है, या राष्ट्रपति निर्वाचन का मंडल हम आयरलैंड से दिया है। बताइए कौन सही होगा, कौन गलत होगा? सॉरी, इसमें गलत कौन है ये बताना है। तो सी वाला यहाँ पे गलत है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने ब्रिटेन से नहीं बल्कि विधि का शासन लिया है ब्रिटेन से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से लिया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था लिया है, ठीक है, और मूल कर्तव्य हमने रूस से लिया है। और इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, चुनाव जो है, हम आयरलैंड से सीखे हैं। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व भी लिए हैं। आयरलैंड से हम राज्यसभा में 12 सीटों को मनोनयन करने का भी व्यवस्था भी लिए हैं। तो इस तरह से आयरलैंड को आपको इतना बात याद रखना है। थोड़ा हम बता दे रहे हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए यहाँ पे लिखा, अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। मौलिक अधिकार की बात लिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया है, न्यायपालिका की समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की और उपाध्यक्ष पद की बात कहा गया है। कहां से? ये अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। और ब्रिटिश से आप संसदीय सरकार, कानून की नियम, विधि की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, जैसा कि हम एकल नागरिकता अभी बताए भी हैं प्रश्न में, तो ये सारे चीज देख लीजिए। वही आयरिश संविधान जिसको हम आयरलैंड कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं। उसके बाद राज्यसभा के लिए सीटों का मनोनयन लिए हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लिए हैं। तो आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रपति निर्वाचन के विषय में क्या गलत है, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में क्या गलती है। तो राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य द्वारा किया जाता है। पहला बात ये कहा, बोला है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 54 में वर्णित है, और राष्ट्रपति के अनुमोदक और प्रस्तावक 20-20 सदस्य होनी चाहिए। इनमें सभी गलत है। ये बताइए कौन सही है कौन गलत है। तो याद रखिए कि ये आपका गलती ये भी है, गलती ये भी है, गलती ये भी है, सब के सब गलती है। क्या गलती है? राष्ट्रपति बोला है कि दोनों सदनों के कुल सदस्य नहीं बल्कि सिर्फ निर्वाचित सदस्य, मनोनयन सदस्य नहीं आता है। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे
कि राज्यसभा के सदस्य में कुल सदस्य दोनों संसद के दोनों सदन नहीं बल्कि निर्वाचित सदस्य होगा। यहाँ निर्वाचित रहता तो सही हो जाता। राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति जो है ना 54 में नहीं बल्कि ये आपको ध्यान रखना है, ये 55 में है। और राष्ट्रपति के अनुमोदक और प्रस्तावक 20-20 नहीं 50-50 होते हैं। ये उपराष्ट्रपति के होते हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। इस तरह से यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति की बात करें तो 52 में पद है, 53 में कार्यपालिका की शक्ति है, 54 में निर्वाचन मंडल है, 54 में निर्वाचन मंडल है। और निर्वाचन की रीति की बात करें तो 55 है। 56 में आपको ध्यान रखना है कार्यकाल है, 57 में पुनः निर्वाचन है, 58 में योग्यता है, 59 में आपका अहर्ता है, 60 में शपथ है और 61 में महाभियोग है और 72 में क्षमा दान है। बात कर लेते हैं हम पद की। तो एक हम राष्ट्रपति बनाएंगे तो कौन अनुच्छेद 52। बात करते हैं 53 की। तो जब हम राष्ट्रपति बनाएंगे तो उनको क्या देंगे, कार्यपालिका की शक्ति दे देंगे। क्या दे देंगे, कार्यपालिका की शक्ति। जब वो उनको शक्ति देंगे तो उससे पहले हम शक्ति तो दे देंगे, लेकिन बताइए कि वो सवाल उठता है कि कौन चुनेगा उसको। तो एक मंडल होगा, निर्वाचन मंडल उसी को कहते हैं, मतलब एक सभा होगा जिसके द्वारा चुना जाएगा, तो वो होगा निर्वाचन मंडल। तो फिर सभा चुनेंगे तो चुनेंगे कैसे, तो कैसे चुनेंगे, तो एक तरीका होगा जिसको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। एक तरीका होगा तो वो तरीका को रीति कहते हैं। अब जब चुने जाएंगे तो उनका कितने दिन के लिए चुनेंगे, तो उनको 5 साल के लिए चुनेंगे। बताइए कि अगर कोई राष्ट्रपति एक बार बन गया तो फिर दोबारा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो फिर 57 आ गया कि हाँ बन जाएगा, क्या बने, दोबारा से भी बन जाएगा। ठीक है, तो 57 आ गया। 58 में कि कौन राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो योग्यता हो गया कौन बन सकते हैं, तो जो 35 साल पूरा कर लिए हो, जो सदस्य मतलब लोकसभा के सदस्य लायक हो तो वो बन सकते हैं। तो फिर बन जाएंगे तो उनका काम कैसे होगा, किस शर्त पर करेंगे, तो शर्त बता दिए, अहर्ता उसी को कहते हैं। और जब उनको अहर्ता बता दिए तब जाकर के उनको शपथ लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, शपथ। शपथ लेंगे तो जब मान लीजिए शपथ ले लिया तैयो गलती कर रहे हैं तो महाभियोग लगा देंगे उन पर। क्या लगा देंगे, महाभियोग। और महाभियोग लगा देंगे, उसके बाद लास्ट में अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा दंड कर दिया तो उनको क्षमा दान देने की शक्ति उनको दे दिए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है ये राष्ट्रपति को। अगले बढ़ते हैं 36 में बोला राष्ट्रपति के विषय में क्या सही है। बोला है KR नारायण प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। ठीक है, उसके बाद बोला है कि प्रथम बार निर्विरोध जीतने वाले नीलम संजीव रेड्डी है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी थे। तो बीबी गिरी नहीं हाँ बीबी गिरी ही थे। दोबारा बीडी जत्ती आए थे। तो ऑल आर करेक्ट, यहाँ पे सभी के सभी सही है, सभी के सभी क्या है, सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे अगला प्रश्न में बोला है कि बीटो का प्रयोग प्रथम करने वाले, तो ये सबको पता होगा, ज्ञानी जैल सिंह। कई बार एनसीईआरटी जब हम पढ़ा रहे थे तो उस समय कई बार हम बताए थे, तो ज्ञानी जैल सिंह, ये भूलने वाली बात ही नहीं है यदि आपने एनसीईआरटी को पढ़ा है तो। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोला है कि बीटो शक्ति 3 तरीके से किए जाते हैं। एक तो होता है पूर्ण बीटो होता है, एक निलंबन बीटो होता है, एक पॉकेट बीटो होता है। ठीक है, तो पूर्ण बीटो कब होता है, पूर्ण विधायक पर होता है पूर्ण बीटो। ठीक है, निलंबन बीटो कब होता है, संसद के विचारों पर। ठीक है, संसद के विचारों पर निलंबन बीटो होता है। और पॉकेट बीटो कब होता है, तो ये मतलब कोई भी विधायक पर हो जाता है, मतलब विधायक को मन ना है तो पॉकेट में रख लिए, तो इसको कहते हैं हम पॉकेट बीटो। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ज्ञानी जैल सिंह एक बार प्रयोग किए थे, पहली बार। बोला है अनुच्छेद 352 का प्रयोग प्रथम बार कब किया गया था, तो पहली बार हमारे यहाँ 62 में लड़ाई हुआ है, आपको पता होना चाहिए, चीन के साथ। तो इसीलिए यहाँ पाकिस्तान के साथ हुआ है, तो उस समय भी लगा था 352। और एक बार जो है ना इमरजेंसी जानबूझ करके धोखे में लगा दिया गया था सरकार के द्वारा, जो कि लगना नहीं चाहिए। लोगों द्वारा विद्रोह कहीं आपात होता है, लोग तो अपना विद्रोह गृह युद्ध होता है तो उसमें सैनिक जब तक ना भाग ले तब तक आप उसको आपात घोषित नहीं कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में 75 का जो है ना झूठा मूठा लगाया गया था, इसीलिए तो सरकार उस समय चल गए थे उनका। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। बोला है प्रथम बार तो 26 ए वाला हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ए वाला। चलिए आगे देखिए, अनुच्छेद 356 का प्रयोग पहली बार कहां किया गया, तो सबसे पहले याद रखेंगे कि यहाँ पे पंजाब है तो पंजाब लगा देंगे, लेकिन जब पंजाब ना हो ऑप्शन में केरल आ जाए तो केरल लगा दीजिएगा। कैसे, तो सबसे पहली बार पंजाब में ही लगे थे, लेकिन पंजाब में उस समय निर्वाचन व्यवस्था नहीं था,
निर्वाचित सरकार नहीं थी, मतलब एक तरह से समझिए कि प्रांत था, तो प्रांत में लगाए गए थे 1951 में। 1951 में चुनाव नहीं हुआ था, तो चुनाव वाला सरकार नहीं था, लेकिन 356 लगा दिए गए थे। लेकिन अब जब चुनाव वाला सरकार जो होगा 1959 में केरल में लगा सबसे पहली बार, 1959 में, तो केरल में सबसे पहली बार 356 का प्रयोग किया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। हाँ, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन था। यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री के विषय में कौन सा सत्य नहीं है बोला है? बोला है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को बनाता और समाप्त करता है, पहला बात। दूसरा, अनुच्छेद 78 के तहत सरकार के कार्य की जानकारी राष्ट्रपति को देता है प्रधानमंत्री। बीपी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ऊपर दिए गए कोई भी कथन गलत नहीं है, बताइए। तो ऊपर दिए गए कोई भी कथन गलत नहीं है, इस बातों को ध्यान रखिए, सारे के सारे सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री परिषद को बनाएगा और समाप्त भी कर देगा, उसके पास फुल पावर है। ठीक है, उसके बाद है 78 के तहत राष्ट्रपति को सूचित करने का जो है ना कर्तव्य होगा। प्रधानमंत्री जो भी होंगे वो ये बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं देश के लिए। ठीक है, सूचित करने का कर्तव्य ये प्रधानमंत्री को है। बीपी नरसिम्हा राव तब बने थे जब वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तब वो प्रधानमंत्री बन गए थे। तो ये सारे चीज आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगला है 41 नंबर प्रश्न, संसद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? संसदीय समिति के कार्य प्रणाली 1991 में शुरू हुई, पहला बात बोला है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा स्पीकर करते हैं। लोक लेखा समिति में सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। बताइए कौन गलत है? गलत बोला कथन सही नहीं है, तो इसका मतलब गलत है। तो गलत कौन सा है बताइए? तो गलत इसमें आपको ध्यान रखना है, डी गलत है। कौन गलत है? डी। लोक लेखा समिति में केवल लोकसभा से ना कि बल्कि राज्यसभा से भी सदस्य होते हैं। बाद बाकी आपको सभी सही है। 91 से शुरुआत हुई है संसदीय प्रणाली। प्राक्कलन समिति में 1 वर्षों का होता है प्राक्कलन समिति का कार्यकाल, तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है कि 22 सदस्य लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। और प्राक्कलन को लोक लेखा समिति का वाहन कहा गया, इस बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, लोक लेखा समिति का वाहन कौन है? तो प्राक्कलन समिति, इस बातों को ध्यान रखेंगे। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्ष के नेता बनते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बनते हैं? विपक्ष के नेता, इस बातों को ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन गलत है? राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, ये सही है, ये सही है। राज्यसभा के जो है ना 3 अप्रैल 1952 को ही गठन हुआ था। राज्यसभा की प्रथम बैठक की बात करें तो 13 मई 1952 को हुई थी, सही है। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन सर्वाधिक मत के आधार पर होता है और राज्यपाल के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। बताओ कौन गलत है? गलत कौन है बताओ? तो इसमें गलत जो हो जाएगा, देख लो मैं बता दूं, गलत इसमें ये जो है, राज्यसभा का सदस्य का निर्वाचन सर्वाधिक मत के आधार पर नहीं होता है, एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम कहां लागू होते हैं? जहां पे लोकसभा के चुनाव होते हैं वहां पे सर्वाधिक मत के आधार पर, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक मत के आधार पर नहीं, एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, गलत यहीं पे यही है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य का चुनाव आप जानते हैं कि डायरेक्ट कोई वोट नहीं, डायरेक्ट गिरा देता है और सबसे ज्यादा जो लाया वो जीत गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, आगे यहाँ बोला है कि अनुच्छेद 79 संसद की बात करता है, अनुच्छेद 80 राज्यसभा की बात करता है, अनुच्छेद 81 लोकसभा की बात करता है। इस तरह से ध्यान रखेंगे, इन सभाओं से पूछे जाते हैं। आगे देखिए, लोकसभा के विषय में कौन गलत है? कौन गलत है बताइए? लोकसभा का गठन 6 मई 1952 को हुआ। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 आरक्षित है। लोकसभा में वर्तमान सीटों का आवंटन 1971 के जनगणना के आधार पर हुआ है। लोकसभा सदस्य के लिए जमानत राशि 25,000 है। बताइए कौन सही है कौन गलत है, ये बताना है। कुछ गलत लग रहा है क्या कहीं पे? हाँ गलत है, गलत है, यहाँ पे गलत है। यहाँ पे देखिए, ये बोला है अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है, जनजाति के लिए 47 है। अनुसूचित जाति के लिए आपको ध्यान रखना है, ये 84 है। ठीक है, अनुसूचित जाति का मतलब एससी होता है, एससी के लिए 84 है और एसटी के लिए 47 है। एससी के लिए 84 है, एसटी के लिए 84। इस तरह से ध्यान रख लीजिए, हिंदी में याद करिएगा, अनुसूचित जनजाति कहा, एसटी कहा, तो एसटी में कम है और एससी में ज्यादा है।
इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बोला है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे बताइए। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनमंगर होगा और राम सुहाग जो है ना राज्यसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। राम सुहाग जो है ना और प्रेमलता श्रीवास्तव जो है महिला महासचिव लोकसभा की थी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, बोला है विधायक के विषय में क्या गलत है? विधायक, विधायक धन विधायक और वित्त विधायक होता है, अभी हम बताए हुए हैं। धन विधायक और वित्त विधायक तो होता ही है। धन विधायक सिर्फ लोकसभा में पेश किए जाते हैं, तो ये सही है, ठीक है। वित्त विधायक किसी भी सदन में पेश की जा सकती है, ये भी सही है। ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट हो गया। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा मैंने मैराथन करा दिया है। आशा करते हैं अभी मैराथन में अभी 50 प्रश्न बाकी है। इन 50 प्रश्नों को आप अगर हल कर लेते हैं तो पूरा संविधान का नॉलेज आपको हो जाएगा। तो यहीं पे हम अपनी बातों को स्टॉप करते हैं, फिर अगले सेशन में हम आधा प्रश्न कराएंगे।